Being English classes. Your master key towards perfection. हेलो वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस। बिंग इंग्लिश क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि जापान एंड ब्राज़ील का जो एक ग्रीटिंग पैटर्न होता है जिसे हम लोग बाविंग कहते हैं। दरअसल जो बाविंग होती है उसे बाविंग का मतलब होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने खड़े रहकर अपने शरीर का जो ऊपर हिस्सा होता है उसे जब आगे झुकाता है तो उसे बाविंग कहते हैं। उस तरह से जापान के जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ में ग्रीट करते हैं। हमारी बात यहाँ तक ख़त्म हुई थी पार्ट 1 में इस लेसन के ज़रिए से कि जब दो जापानीज़ एक दूसरे के साथ में ग्रीट करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि ना जब तक सामने वाला खड़ा ना हो तब तक दूसरा बंदा खड़ा नहीं होता। तो ये सेंटेंस था, सिमिलरली इफ़ टू जापानीज बाव नाइदर इज़ टू स्ट्रेटन अप। नाइदर इज़ टू स्ट्रेटन अप का मतलब दोनों में से कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। बिफोर द अदर स्टैंड्स डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। अब आप लोग सोचोगे अगर ऐसा होगा तो फिर कोई खड़ा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जो जापानीज़ लोग होते हैं उनको पता होता है कि कितना देर हमें बाव करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बचपन से यही करते आते होते हैं तो उनको उनकी बॉडी को वो आदत हो जाती है कि कैसे बाव करना है और कितने देर के लिए बाव करना है। और लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू अस, लिटिल कॉम्प्लिकेट हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है, यानी सोचने के लिए हम लोग सोचेंगे कि कितना डिफ़िकल्ट होगा ये, जब तक सामने वाला खड़ा ना हो तब तक हम ना खड़े हो। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा है, लेकिन जापानीज़ वालों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दे मैनेज इट विदाउट डिफ़िकल्टी एंड इवन द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन रैंक, स्टैंडिंग, एज, social position will be certainly reflected in that split seconds. One man's bow is shorter than the others. यानी यहाँ पर कैसा है कि जब दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े रहकर बाव करते हैं तो उतने जो स्प्लिट सेकंड में उतने सेकंड में जो लोग खड़े हो जाते हैं, झुक कर जब खड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने सामने जो खड़ा है उसकी हैसियत पता चल जाती है, उसका सोसाइटी में उसकी रैंक क्या है, उसकी उम्र कितनी है, उसका जो सोशल पोजीशन क्या है सोसाइटी के अंदर, और ये सारी चीज़ें। तो कमाल की बात है ये बाविंग जो है, क्योंकि आप देखोगे तो जापानीज़ में ऐसा होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के सामने खड़ा होता है तो उनकी जो बाविंग करने का जो तरीका होता है वो हर एक के सामने अलग अलग होता है। अगर कोई मिनिस्टर हो तो उसके सामने जो बाव करेंगे, उनके सामने जो झुकेंगे, तो वो जो होगा वो कम्प्लीटली, जब कोई छोटा बच्चा हो या अपने से कोई छोटा हो तो उनके सामने जो बाव करने का तरीका हो काफ़ी अलग अलग होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप लोग एक दूसरे के, जब जापानीज़ वाले एक दूसरे के सामने खड़े रहकर बाव करते हैं तो उतने सेकंड्स में उनको पता चल जाता है कि सामने वाले की एज क्या है और कितना उसका सोशल पोजीशन है और वो सारी चीज़ें। इन मेनी केसेस देयर आर क्लियर कट डिफरेंसेस इन पोजीशन एंड नो डिफ़िकल्टीज। द बेसिक रूल्स इनसाइड द फैमिली। फैमिली यानी परिवार में भी एक रूल होता है। रूल ऐसा होता है कि हस्बैंड के सामने औरत बाव करेगी सबसे पहले, और अपने पिता के सामने जो उसके जो बच्चे होंगे, चाहे वो औरत हो, लड़की हो या लड़का हो, वो बाव करेंगे सबसे पहले। और जो लड़की होती है, जो सिस्टर होती है, जो बहन होती है परिवार में, उसे अपने सारे भाइयों के सामने सबसे पहले झुकना होता है, भले ही वो भाई उस लड़के से छोटा हो। सेम एग्जांपल मैं आप लोग को हमारे इंडिया में भी दे सकता हूँ कि हमारे इंडिया में भी जब हम लोग हमारे से जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके सामने हम झुकते हैं पहले। यानी झुकने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सबसे पहले ग्रीट करते हैं, नमस्कार सलाम जो भी हो हम लोग सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि ये हम ऐसे समझते हैं कि ये अगर सबसे पहले वो बड़े होने के बावजूद अगर वो हमसे सबसे पहले नमस्कार या नमस्ते करेंगे तो वो एक टाइप का इंसल्ट किया जैसा होगा, इसलिए छोटे सबसे पहले बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं या नमस्ते वगैरह कहते हैं। ठीक उसी तरह से जापान के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फैमिली के, वो कुछ इस तरह से हैं। द बेसिक रूल्स इनसाइड द फैमिली: द वाइफ बाउज टू हर हस्बैंड, द चाइल्ड बाउज टू हिज फादर, younger brother to elder brother, the sister bows to all brothers of whatever age. I saw babies carried in Japanese style on their mothers' backs in clever little saddles, and whenever mother bowed, baby bowed too.
somewhat convincingly from his majestic heights। पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ औरतें ऐसी होती है जो अपने बच्चे को एक बैग की तरह कुछ होता है उनके पीठ पर, उनमें उस बच्चे को उसमें डाल देती है। तो उनसे क्या होता है कि उनको आसानी होती है कि अपने हाथ वगैरह खाली हो जाते हैं, तो उससे कुछ भी वो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे औरतें करती है जिनके बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं होता और वो अकेली संभालती है, तो उस वक्त उस बच्चे को भी अपने साथ काम पर ले जाती होगी। तो उस वक्त वो इस तरह से काम वगैरह करती है, या उस तरह से वो अपने बच्चे को पीछे पीछे रख कर काम करती है। तो जब ऐसी औरतें जब किसी के सामने झुकेंगी, ऐसा कोई मौका आएगा जब उनको भाव करना पड़े, तो उस वक्त जो बच्चा होगा वो भी तो भाव करेगा। यानी वो जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ, क्योंकि जब माँ आगे झुकेगी भाव करने के लिए तो ऑब्वियसली बच्चा भी आगे झुकेगा। अब यहाँ पर मैजेस्टिक हाइट का मतलब होता है कि अब जब वो झुकेगी तो बच्चा ऑब्वियसली माँ के ऊपर रहेगा, इसलिए मैजेस्टिक हाइट कहा गया है। और माँ की जो पीठ है वो दरअसल सबसे अच्छी जगह मैं बोल सकता हूँ कि माना जाना चाहिए, इसीलिए मैजेस्टिक कहा गया है इसको। Japanese stores employ bowing girls who stand at the top of escalators and whose only duty is to bow deeply and deferentially to all and sundry. The Japanese equivalent of our page boys who turn revolving doors for us। यहाँ पर और एक एक्सपीरियंस या और एक एग्जांपल दिया है कि जापान लोग जो होते हैं ना, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं बाव करने के लिए। इसीलिए जापान के बड़े बड़े मॉल में आप लोग देखोगे कि ऐसे लड़कियों को, यंग लड़कियों को रखा जाता है जिनका काम यही होता है कि जो एस्केलेटर होता है उसकी ऊंचाई के एक शोर की तरफ खड़े रहकर वहाँ सारे लोगों को ग्रीट करते हैं, यानी उनको वेलकम करते हैं मॉल में आने के लिए। अब ठीक उसी तरह से हमारे इंडिया में भी जो 5 स्टार होटल्स होते हैं वहाँ पर आप देखोगे कि एक दरबान होता है। दरबान की जो यूनिफॉर्म एक टाइप का, ज़्यादातर लोग पगड़ी पहनते हैं और रेड कलर का उनका यूनिफॉर्म होता है। उनका काम ये होता है कि हमारे लिए जब भी वो हम अंदर जाएं तो वो हमारे लिए दरवाज़ा खोले और हमें नमस्कार करें और जो भी वो चीज़ें। ठीक उसी तरह से जापान के जो मॉल होते हैं वहाँ पर जो जापानीज़ लोग होते हैं, ओनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसी लड़कियों को हायर करते हैं ताकि उनका पूरा दिन का काम यही होता है कि सिर्फ लोगों को पूरे दिन ग्रीट करते रहे, उनको बाव करते रहे। यहाँ पर एस्केलेटर का मतलब होता है कि आप लोगों ने एयरपोर्ट्स में वगैरह देखा होगा या बड़े बड़े मॉल्स में भी, पिक्चरों में खासकर देखा होगा, अगर किसी ने देखा ना हो असलियत में तो पिक्चरों में आप लोग देखेंगे कि एयरपोर्ट में जब भी जो स्टेयरकेस होता है, सीढ़ियाँ होती है, वो अपने आप ऊपर जाती हुई या तो नीचे आती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, उसको एस्केलेटर्स कहा जाता है। अब ये एस्केलेटर नाम कैसे पड़ा? एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर ले जाना। ठीक है, तो उसको एस्केलेट, जो चीज़ ऊपर ले जाती है उसको कहते हैं एस्केलेटर। अब ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर एक को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कि कोई भी कम्युनिटी हो या अमीर गरीब, यहाँ पर कोई भेदभाव वगैरह नहीं होता जब हम किसी के सामने भाव करते हैं। इंडिया में आप लोग देखोगे ज़्यादातर ना, जब कोई किसी को इज़्ज़त देना हो तो सबसे पहले वो इज़्ज़त कैसे देते हैं, अगर वो इंसान अमीर हो गरीब हो और वो जो उसका स्टेटस जो भी हो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इज़्ज़त देते हैं, जो गलत है एक्चुअली। On the famous and fast Tokaido line between Tokyo and Osaka, 2 conductors enter the carriage in a slightly theatrical scene। और एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जब राइटर कहता है कि टोकाइडो लाइन एक ऐसी रेलवे लाइन है जहाँ पर टोक्यो और ओसाका के बीच की जो शहर होती है, इन दोनों के बीच एक रेलवे चलती है और ऑब्वियसली वो रेलवे तो बुलेट ट्रेन ही होगी। तो ये जो बुलेट ट्रेन जब चलती है तो उस बुलेट ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठते हैं, सबसे पहले उन पैसेंजर की टिकट चेक करने के लिए जो टीसी होता है, 2 टीसी चढ़ते हैं उस कैरेज में, उस कंपार्टमेंट में दोनों तरफ से। तो इनका काम क्या होता है कि ये सेंटर में आकर दोनों तरफ रुक करके सारे पैसेंजर को एक साथ में बाव करते हैं, ग्रीट करते हैं, फिर उनका काम शुरू होता है टिकट चेक करने का। ऐसे इंडिया में आप कभी देखोगे नहीं, इंडिया में ऐसे कोई टीसी नहीं है जो सबसे पहले वेलकम करे या ग्रीट करे, नमस्ते नमस्कार बोल के किसी की टिकट चेक किया होगा। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो टीसी होता है वो कभी भी किसी भी पैसेंजर को इंडिया में जब चेक करता है तो इस तरह से चेक करता है जैसे कि वो पैसेंजर ने क्रिमिनल है वो, और इस तरह से कि वो पैसेंजर ने बिना टिकट सफ़र किया है। इस तरह से यहाँ के टीसी हमारे इंडिया के किसी भी पैसेंजर की टिकट चेक करते हैं। लेकिन ओसाका में या टोक्यो जापान में उस तरह से नहीं होता।
वहाँ के जो लोग होते हैं एक दूसरे को काफ़ी इज्जत देते हैं, कर्टेसी होती है वहाँ पर। ऑन द फेमस एंड फास्ट टोकाइडो लाइन बिटवीन टोक्यो एंड ओसाका, टू कंडक्टर्स एंटर द कैरेज इन अ स्लाइटली theatrical scene. They march to the middle of the coach, bow ceremoniously in both the directions, and then start checking the tickets. In one of the parts of Nara, I met a deer. I bought a pack of food for him. He came up to me, looked into my eyes, and bowed deeply. It was no chance gesture. अब राइटर यहाँ पे और एक किस्सा अपना बताता है डियर का, कि एक डियर होता है जापान में, जो वहाँ एक प्लेस है नारा नाम की जापान में। तो वहाँ पर जब ये जो राइटर था वहाँ गया तो वहाँ नारा ये जो जगह में वहाँ पे बहुत सारे डियर्स दिखाई दिए। वो डियर इस तरह से थे कि जब सबसे पहले अगर उनको वो खाना किसी के हाथ से लेना हो तो वो उस इंसान के सामने खड़े रहकर बाव करते थे, अपनी मुंडी को आगे झुकाते थे। और राइटर कहता है कि ये बाय चांस कोई ऐसा नहीं है, ये किसी जैसे कि राइटर कहता है कि ये बाय चांस नहीं हुआ, ये एक्चुअली डियर ने खुद होकर उसने बाव किया उसके सामने। उसके हाथ में जो पकड़ा हुआ जो खाना था उस डियर लेकर वहाँ से चला जाता है। तो इट वॉज अ प्रॉपर एंड कर्टियस बाव। परहैप्स डियर आर मोर इमिटेटिव देन आई न्यू। Perhaps if they see people bowing all the time, they get into the habit too. Perhaps if it is something genetic and is in the blood of Japanese deer. अब जो इंसान है वो कहता है कि डियर शायद इसलिए ऐसा करता होगा क्योंकि वो लोगों को देखता होगा कि वहाँ पर लोग आते जाते एक दूसरे को बाव करते हैं, तो डियर ने वो देखकर कॉपी कर लिया है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई बच्चा हो अपने पेरेंट्स को देखकर उनकी कॉपी करता है, उसी तरह से डियर ने भी किया होगा। इन दिस टू द डियर वॉज थ्रू जापनीज। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ऐसा करने में डियर ने भी एक थ्रू जापनीज़ की तरह जैसे बाकी के जापनीज़ लोग करते हैं, बाविंग करते हैं। ऐसे माना जाता है कि जो जापनीज़ इंसान होता है अगर वो बाव करेगा तो वो एक सच्चा जापनीज़ कहलाया जाएगा, क्योंकि उनकी जो सभ्यता है वो बाविंग करने की है। यू कैन ऑफन सी पीपल बाविंग टू ईच अदर विद सेरेमनियस सीरेनिटी एट बस स्टॉप्स। राइटर का कहना ऐसा है कि बस स्टॉप का जो नज़ारा होता है वहाँ पर जो जापनीज़ खड़े रहते हैं बस के लिए और बस की जो राह देखते रहते हैं, तो बस आने तक वो एक दूसरे को बाव करते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से बात करते हैं, अच्छी तरह से पेश आते हैं। एज सुन एज द बस अराइव्स द बाविंग जेंटलमैन आर ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज होना, तब्दील होना। इनटू सैवेजेस का मतलब होगा ऐसा इंसान जिसे तौर तरीके ना मालूम हो, एक अनपढ़ तरीके का जो बोलते हैं ना, जो जंगली टाइप, उस तरह के लोग। तो जब बस आती है तो ये जो पढ़े लिखे लोग कहलाए जाते हैं ये जंगली की तरह आपस में बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। तो करते क्या एग्जैक्टली, दे पुश ईच अदर असाइड, एक दूसरे को ढकेलते हैं अब बस में अंदर जाने के लिए। ट्रीड ऑन ईच अदर्स टोज, एक दूसरे के पैर पर पैर रख देते हैं। एंड शो देयर एल्बोज इनटू ईच अदर्स स्टमक, और अपनी कोनी चढ़ते वक्त किसी के पेट में घुसेड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया में आप लोग देखोगे जब भी रेलवेज़ या किसी बस में चढ़ना हो तो यहाँ के लोग लाइन वगैरह सिस्टम फॉलो नहीं करते, सारे के सारे एक साथ बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से काफ़ी धक्का बुक्की होती है। किसी का पैर किसी के पैर पर चढ़ जाता है तो किसी की कोनी किसी के मुंह पर लग जाती है। तो इस तरह से धक्का बुक्के में काफ़ी तकलीफ़ भी होती है और हानि भी होती है। तो ऐसा नज़ारा राइटर कहता है कि जापानीज़ बस स्टॉप पे होता है। ईटिंग सूप, अब हम लोग जापानीज़ की एक कल्चर के बारे में तो हम लोग ने जान लिया जिसे कहते हैं कि बाविंग, और एक कल्चर है जापान का जो है ईटिंग सूप। अक्सर देखा गया है कि जब हमारे इंडिया में कोई चाय पीता है तो एक आवाज़ करता है चाय पीते वक्त, जो एक स्लर्पी साउंड हम कहते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जो आवाज़ करने वाले जो लोग हैं चाय पीते वक्त, उनका कहना ऐसा है कि अगर वो ऐसा आवाज़ नहीं करेंगे तो वो चाय उन्हें पसंद नहीं आती, यानी उनको जो मज़ा आना चाहिए चाय पीने में। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग उन ऐसे लोगों से पूछोगे जो आवाज़ करते हैं चाय पीते वक्त कि वो इस तरह से आवाज़ क्यों करते हैं, और बिना आवाज़ किए चाय पीने के लिए आप कहोगे तो वो कहेंगे कि बिना आवाज़ किए चाय पीने से चाय का मज़ा नहीं आता। लेकिन इसे हम अगर ऐसा कोई इंसान के बाजू में हम जाकर बैठ जाए और ऐसा आवाज़ करे तो हमें काफ़ी गंदा महसूस होता है। लेकिन जापान में इसका उल्टा है। जापान के लोगों का कहना ऐसा है कि अगर ऐसा आवाज़ करोगे
तो कहा जाएगा कि जिसने ये सूप बनाया है उसे एक खुशी महसूस होती है, एक तरीके का एक मैसेज जाता है ये सूप बनाने वाले को, पीने वाले को आपका सूप काफ़ी पसंद आया। So, eating soup has more dangers than almost anything else. When eating soup, you must make a fearful noise. ऐसा कहा जाता है कि जब आप सूप पियोगे जापान में तो आपको आवाज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं करोगे तो इसका क्या मैसेज जाएगा सूप बनाने वाले को कि आपको सूप पसंद नहीं आया। It is a sign of appreciation. If you don't, your hostess will think what an ill-mannered lout. But if you do, she will think no reasonably well brought up European makes such disgusting noises when eating soup. He must be an ill-mannered lout. अगर यूरोप में ऐसा करेंगे तो ऐसा यूरोपियन ऐसा समझेंगे कि अगर आप किसी यूरोपियन के सामने ऐसा आवाज़ कर कर सूप पियोगे तो यूरोपियन के लिए इस तरह से आवाज़ करने वाला जो इंसान होता है, इसका मतलब वो इंसान को तौर तरीके नहीं मालूम और उसे जंगली कहा जाएगा। लेकिन ऐसा जापान में नहीं होता। तो जापान के बारे में हम लोगों ने काफ़ी मालूमात हासिल कर ली है। तो एक पार्ट जापान का ख़त्म हुआ, यानी एक कंट्री के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम लोग ब्राज़ील के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्राज़ील का जो स्पेशलिटी है और वहाँ पर राइटर ने क्या चीज़ें देखी ब्राज़ील में। तो बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच।